नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लेट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लेट प्रेप। आज है 31 मई 2025 और जैसा कि आपको पता है हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 31 मई। तो आज कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो समझना, हमारे इंडिया में जो यूथ के अंदर जो सबसे बड़ा एडिक्शन बन चुका है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, इवन 15 ईयर प्लस के जो बच्चे हैं वो भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। तो कौन सी ऐसी चीज है? तो उसे हम क्या कहते हैं? टबैको, यानी कि तंबाकू। याद रखना, 31 मई इज सेलिब्रेटेड एज नो टबैको डे, यानी कि इसे नो टबैको डे सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि धूम्रपान निषेध। हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए, हमें तंबाकू का यूज नहीं करना चाहिए। तो 31 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं किसके बारे में? कि हमें देखो तंबाकू में किसी भी फॉर्म में नहीं लेना चाहिए। याद रखना, खाने वाला जो तंबाकू यूज करते हैं वो तो लगभग 26 करोड़ के प्लस लोग हैं भारत में, जिनकी वजह से मुंह का कैंसर और दुनिया भर के कैंसर हो जाते हैं। उसके साथ साथ जो पीने वाला तंबाकू है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका सिगरेट हो गया, ठीक है, आप ग्रामीण लेवल पर चले जाइए, रूरल इलाके में वहां पर लोग हुक्का पीते हैं, ठीक है, बहुत से लोग बीड़ी पीते होंगे। तो हमें किसी भी प्रकार के धूम्रपान का, किसी भी प्रकार के तंबाकू का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे होने वाला जो रिजल्ट है ना वो हमें पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है दुनिया में। हालांकि इस इंडस्ट्री से सरकार को हर साल 2 से 3 लाख करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता है। बट ध्यान रखना, आपने देखा होगा अगर इनके रेट बढ़ा भी दिए जाते हैं, इनके ऊपर टैक्स इंपोज भी कर दिया जाता है, सबसे ज्यादा टैक्स इनके ऊपर लगाया जाता है, फिर भी लोग इनको कंज्यूम करते हैं क्योंकि वो एक एडिक्शन हो चुका होता है। तो हमें अपने आसपास के लोगों में जिनको भी इसका एडिक्शन है उसको छुड़ाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि देखो होता क्या है कि जब कोई तंबाकू का यूज करता है और उसको कैंसर वगैरह की जो बीमारियां हो जाती हैं और जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ के साथ वही नहीं मरता है, उसकी मौत के साथ साथ उसके पीछे का पूरा परिवार, पूरा खानदान मर जाता है। उसके पीछे कोई बेटी है जो अपने पापा से उम्मीद लगा के बैठी थी, बढ़िया अच्छा पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसके पीछे उसका बेटा था, उसकी वाइफ थी जिसको उम्मीद थी उससे, उसके बूढ़े माँ बाप थे, सबके सपने मारे जाते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सरकार भी इस बात को प्रमोट करती है कि हमें तंबाकू का यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन सरकार दूसरी तरफ उनको बेचती भी है। वो बाद की बात है, क्योंकि उन्हें इकोनॉमी भी जनरेट करनी होती है, सारा पैसा यहीं से आता है। अगर हम सब कुछ इसको बंद कर देंगे, अचानक से प्रोडक्शन बंद कर देंगे, तो याद रखना क्या होगा, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, क्योंकि इस सेक्टर में लगभग 50 से 60 लाख लोग इस सेक्टर में काम करते हैं, 5 to 6 मिलियन लोग। लेकिन हाँ, क्या बैन होना चाहिए? सबसे पहला क्वेश्चन आता है, तो हम इसके ऊपर आगे बढ़े उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हमारे यहाँ पर, देखो हमारे यहाँ पर राइट टू लाइफ है ना, जीने की आजादी मुझे है, लेकिन राइट टू सुसाइड नहीं है। तो देखा जाए तो ये सब सरकार बेचती है, तो राइट टू सुसाइड ही हो रहा है ना। पहले मुझे पता है सिगरेट बीड़ी पीने से मेरे को कैंसर होकर मेरी मौत होनी है, फिर भी मैं वो सब कर रहा हूं ना, तो उसी तरफ रहा हूं, लेकिन सरकार इसको क्यों नहीं करती? क्योंकि याद रखना, ये आपके आर्टिकल 47 में आता है। इसमें लिखा हुआ है द स्टेट विल मेक प्रोविजंस टू बैन द प्रोडक्ट्स दैट आर इंजूरियस टू हेल्थ, यानी कि वो प्रोडक्ट जो तुम्हारी हेल्थ के लिए इंजूरियस हैं, ठीक है, उनको बैन करने का काम करता है। बट ये पार्ट किसका है? डीपीएसपी का है। और आप भली भांति जानते हो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी कहता है कि इसके अंदर जो पॉलिसीज लिखी हैं उनको स्टेट जब कोई भी इसमें लिखे हुए प्रिंसिपल्स को स्टेट पॉलिसी बनाते समय ध्यान में रखेगा। बट रखे या ना रखे जरूरी नहीं है, आप जानते हो इस बात को, और ये पब्लिक वेलफेयर के लिए काम होता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि हमें नहीं करना चाहिए। जैसे आपका बिहार हो गया, ठीक है, जैसे आपका गुजरात हो गया, यहाँ पर क्या बैन है? तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा जो अल्कोहल है उसको बैन कर रखा है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि वहां पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पूरी की पूरी स्टेट की मर्जी पे डिपेंड करता है, पहला पॉइंट ही याद रखना। दूसरा, आर्टिकल 21 राइट टू लिव की बात करता है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है क्योंकि आप जबरदस्ती उसको प्रमोट कर रहे हो, वो अलग बात है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कि इससे होने वाले क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, तो थोड़ा सा समझना, क्योंकि आज का ये जो डे है वो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। कई बार इससे क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि इस बार की थीम क्या थी, है ना, किस दिन बनाया जाता है। तो इस बार की थीम है, याद रखना, ब्राइट प्रोडक्ट्स,
ठीक है। डार्क इंटेंशंस, आप जब उसकी पैकेजिंग को देखते हो सिगरेट वगैरह की तो कितना ब्राइट उसमें पैकेजिंग की होती है, लेकिन उसके अंदर जो जहर है वो कितना है, उससे आपको कितना नुकसान हो सकता है। तो सिंपल याद रखना, याद हो चुका होगा मुझे लगता है कि ब्राइट प्रोडक्ट्स एंड डार्क इंटेंशंस इज द थीम ऑफ इस साल का क्या है, उसका वर्ल्ड टोबैको डे की थीम है, ठीक है। सिंपल से याद रखना। अब देखो, मान लो अगर आप लोग स्मोक करते हो तो आपके शरीर में कैंसर हो सकता है, ठीक है, स्ट्रोक आ सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है, गम इन्फेक्शन हो सकता है, हार्ट डिजीज हो सकती है, नमोनिया हो सकता है, लंग डिजीज हो सकती है, अस्थमा हो सकता है, ठीक है, आपकी फर्टिलिटी रिड्यूस हो सकती है, हिप फ्रैक्चर हो सकता है। मैंने एक बार बताया था ना, भारत में फर्टिलिटी रेट कम होता जा रहा है, उसका एक उसमें मैंने बताया था लाइफस्टाइल भी होता है। तो जो हमारी तंबाकू की तरफ नशे की तरफ जो लाइफस्टाइल जा रही है, उससे भी कहीं ना कहीं फर्टिलिटी रेट कम होती जा रही है भारत में, ठीक है। तो ये सारे के सारे उससे वजह से प्रॉब्लम्स होती है। किडनी, पैनक्रियाज, स्टोमक, शरीर का कोई हिस्सा नहीं है जो तुम्हारे तंबाकू की वजह से खराब ना होता हो, ठीक है। तो एज ए स्टूडेंट मैं आपसे यही कहूंगा कि अभी आप बच्चे हो, आप कभी जीवन में अपने कभी भी किसी प्रकार के तंबाकू का सेवन नहीं करोगे, और अगर कोई आपके घर में करता है तो उसे भी समझाइए, उसे भी कहिए कि ये सब चीजें अच्छी नहीं है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में समझाया कि एक आदमी नहीं जाता इन सब से, पूरा परिवार एक साथ चला जाता है, समझ गए। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और ये मेरे पर्सनल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि मुझे ये चीज नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और सरकार क्यों नहीं बैन करती, तो दिमाग से निकाल देना, क्योंकि 47 में लिखा है सरकार करे तो करे, ना करे तो ना करे, क्योंकि वो डीपीएसपी का पार्ट है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट इस पे करती हैं, कुछ नहीं करती है। तो मेरा आज का क्वेश्चन है तुमसे, हालांकि मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं पहले कि कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने अपने यहां पर किसी भी प्रकार के तंबाकू की सेल, परचेज, प्रोडक्शन के ऊपर कंप्लीट बैन लगा दिया है। कौन सा वो स्टेट है, आप मुझे कमेंट करके बताना। मैं तंबाकू की बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अगर मैं डाटा थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहूँ, क्योंकि आज का ये जो हमारा जो फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ है उसके अकॉर्डिंग याद रखना, भारत में 38% जो मैन है वो सिगरेट या तंबाकू का यूज करते हैं, 9% वुमेन भी यूज करती है। सबसे ज्यादा इसका यूज याद रखना रूरल एरियाज में होता है, ना कि अर्बन एरियाज में, ठीक है। वहां पर ज्यादा लोग कंज्यूम करते हैं इस चीज को, है ना। जैसे हुक्का घर घर में मिल जाएगा तुम्हें, तो तंबाकू ही तो है वो, ठीक है। उसके बाद लगभग 1.3 मिलियन डेथ पर ईयर इससे होती है तंबाकू के यूज करने से, ठीक है। ये डाटा भी थोड़ा सा डाटा याद रखना। दुनिया में भारत दूसरे नंबर पर आता है जो तंबाकू को यूज करता है, कंज्यूमर है, ठीक है। अगर मैं बात करूं अडल्ट्स में तो 29% जो अडल्ट्स हैं वो तंबाकू का यूज करते हैं, ठीक है। यहां पर सिर्फ बीड़ी सिगरेट की बात हो रही है, ठीक है, उसकी बात नहीं हो रही है, वो अलग डाटा है। अगर यहां पर देखा जाए तो पूरे इंडिया में 267 मिलियन यूजर हैं जो 15+ एज के हैं, और वो क्या यूज करते हैं, तंबाकू यूज करते हैं। और सरकार उसके लिए क्या करती है, तो सिंपल याद रखना, एक एक्ट है सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट, कोटपा। ये कोटपा एक्ट आया था 2003 में, ठीक है। इससे हम उसको कंट्रोल करने की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोमुलगेशन ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स ऑर्डिनेंस 2019 में आया था। ये कुछ सरकार की स्कीम भी चलती है, ठीक है। तो सिंपल सा वन लाइनर में आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं उसके साथ थोड़ा सा आगे। चलो, जब इतना पढ़ ही लिया है तो मुझे बताना, एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं तुम्हें, हु इंट्रोड्यूस्ड टबैको इन इंडिया। भारत में तंबाकू लाया कौन था? क्या भारत में पैदा होता था, क्या भारत में बाहर से लाकर उसका कल्टीवेशन शुरू किया गया था? देखते हैं कौन बताता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। Prime Minister Narendra Modi to attend 300th birth anniversary celebrations of Ahilya Bai Holkar in Madhya Pradesh today। आज मोदी जी मध्य प्रदेश में हैं, और मध्य प्रदेश में वो क्या कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक बहुत ही फेमस है ना एक कैरेक्टर है जिनका नाम है अहिल्या बाई होलकर। याद रखना, इनके बारे में आप जितना पढ़ोगे उतना कम है, क्योंकि इनका 300th एनिवर्सरी है, तो यानी लगभग 300 साल पहले इनका जन्म हुआ था, जब हमारे यहाँ पर ब्रिटिश रूल करते थे, जब यहाँ पे राजा महाराजा हुआ करते थे। उस टाइम पर भी महिलाओं की एजुकेशन के लिए, फीमेल एजुकेशन के लिए ये क्या करती थी, उनको प्रोमोट करती थी। उनका मानना था कि महिलाएं पढ़ी लिखी होनी चाहिए। मराठास के टाइम पर रहती थी, मराठाओं के अंदर थे ये, ठीक है। इनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, इनके ससुर की डेथ हो जाती है, इनके बेटे की डेथ हो जाती है, तब जाकर ये क्या बनती है, क्वीन ऑफ इंदौर। तो याद रखना, ये कहाँ की क्वीन है, तो इंदौर की क्वीन है, ठीक है। वहां की महारानी बन जाती हैं। उसके बाद वो स्टेट को इतना अच्छा चलाती है, इतना अच्छा चलाती है, ठीक है। उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस, उनके दूसरे स्टेट्स के साथ जो ट्रेड रिलेशंस थे, सब शानदार होते हैं।
और याद रखना इनको इन काम की एक काम के लिए जाना जाता है, और वो काम कौन सा आपसे एग्जाम में जरूर पूछ सकता है। याद रखना एक यहाँ पे साड़ी लिखी होगी, माहेश्वरी साड़ी। जो माहेश्वरी साड़ी जो होती है ना, उनको प्रमोट करने में सबसे बड़ा रोल किसका था? अहिल्या बाई होलकर का। ठीक है। दूसरा याद रखना, एजुकेशन ऑफ वुमेन के लिए इन्होंने काम किया। ठीक है। सोशल कल्चरल इश्यूज के ऊपर इन्होंने काम किया। ठीक है। जो SC ST डिस्क्रिमिनेशन थे उनके ऊपर काम किया। याद रखना, मैं आपसे कई बार कहता हूं कि कुछ लोग ऐसे थे जो फ्रीडम फाइटर्स थे। गांधी हो गए, नेहरू हो गया, सुभाष चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, ये सब फ्रीडम फाइटर्स हैं। बाल गंगाधर तिलक हो गया, बहुत सारे नाम है। बट कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को अच्छा बना रहे हैं, जो हमारे समाज में फैली हुई गंदगी को बाहर निकाल कर फेंक रहे हैं, साफ कर रहे हैं। जैसे सती प्रथा, आपने पढ़ा होगा, जब भी किसी के हस्बैंड की डेथ होती थी उसे सती बना देते थे, उसे भांग पिला देते थे ताकि वो हंसे हंसे या रोए रोए, ढोल नगाड़े बजाते थे, और उसकी हस्बैंड की डेड बॉडी के ऊपर चिता पर जिंदा बैठा देते थे और धुआं कर देते थे ताकि वो भाग ना पाए। ठीक है। और नशा करवा देते थे उसे ताकि वो जले तो चीखे चिल्ले ना, और वहां पर ढोल नगाड़े बजते थे ताकि लोगों को आवाज ना आए, किसी का दिल ना पिघल जाए बचाने के लिए। अब सोचो, किसी के 20 साल की एज में हस्बैंड की डेथ हो गई, किसी की 60 साल की एज में, सबको तुम सती बनाए जा रहे हो, तो ये एक बुरी चीज थी ना। तो ये याद रखना, जब इनके हस्बैंड की डेथ होती है तो ये सती नहीं बनती है, ये कहती नहीं मेरे को जिंदा रहना है। यानी कि उस समय जब सती प्रैक्टिस बहुत कॉमन थी। याद रखना, इनके जो हस्बैंड थे वो 1754 में मर गए थे, उनकी डेथ हो गई थी, जिनका नाम था मल्हार राव होलकर। और जो भी पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं ना, अच्छे से याद कर लेना इनको। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने अभी वहां पर विजिट किया है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, कहीं ना कहीं एग्जाम में आने लायक चीज है। अच्छा, समझ गए? तो याद रखना, मल्हार राव होलकर मराठास की आर्मी में रूल करते थे। ठीक है। वहां पर सेनापति थे, और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है बैटल ऑफ कुंभेर में। और उसके बाद ये सती नहीं बनती है, ध्यान रखना, उन्होंने डिनाई कर दिया इस चीज से। और आप अच्छी तरह जानते हो 1829 में, है ना, राजा राम मोहन राय के एफर्ट से ब्रिटिशर्स ने, कौन था उस समय? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि उस समय क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसने 1829 में सती प्रथा को बैन किया था। बट उससे पहले 1754 में भी उन्होंने इसके लिए डिनाई कर दिया था, और उन्होंने लोगों के लिए काम किया। ठीक है। उनके कमांडर का नाम क्या था? तुकोजी राव होलकर। सिंपल याद रखना, उनको जाना जाता है वेल नोन फॉर द ब्रेकिंग ट्रेडिशनल नॉर्म्स इन द 18th सेंचुरी। 18वीं सदी में अपने ट्रेडिशनल नॉर्म्स को तोड़ने वाले पहली महिला होती है। याद रखना, मैं हमेशा कहता हूं 20th सेंचुरी में सबसे ज्यादा काम हुए थे SC ST के रिफॉर्म्स के लिए। जो करने वाले थे भीमराव अंबेडकर जी, जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी हम कह देते हैं। लेकिन अगर मैं उससे पहले वाली सेंचुरी में चला जाऊं, 19th सेंचुरी में, तो उस सेंचुरी में सबसे ज्यादा काम किसके लिए हुए थे? तो वो हुए थे वुमेन रिफॉर्म्स के लिए। और उससे भी एक सेंचुरी पहले चला जाऊं मैं, क्योंकि 300 साल हो चुके हैं, 70s वाली लाइन में चला जाऊं, तो वहां पर कौन थी? अहिल्या बाई होलकर। इनको देवी की तरह पूजा जाता है। ठीक है। तो आज के न्यूज़पेपर आपने देखे होंगे, हर जगह इन्हीं के बारे में खबरें मिलेंगी। तो सिंपल सी 5-7 बातें याद रखना कि माहेश्वरी साड़ीज को प्रमोट किया था, सोशल कल्चरल इश्यूज पे काम किया था, पीपल सेंट्रिक पॉलिसीज थी इनकी, इनको क्वीन ऑफ इंदौर भी कहते हैं, और आज मोदी जी वहां पर गए हुए हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये सब बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आपने पढ़ी होंगी। ठीक है। अहिल्या बाई वाज ए प्रोलिफिक बिल्डर कंस्ट्रक्टिंग हिंदू टेम्पल्स। याद रखना, इनको हिंदू मंदिर और धर्मशाला बनाने के नाम से भी जाना जाता है। और इनका मेन काम किस नाम से जाना जाता है? तो हिंदू मंदिर बनाने के लिए, जैसे कि यहाँ पर शिवलिंग है। ठीक है। तो सिंपल याद रखना, जैसे फॉर एग्जांपल लॉर्ड शिवा की पूजा करती थी। सी कैरीड आउट रेनोवेशंस इन द सोमनाथ टेम्पल। ये वही सोमनाथ टेम्पल है जिसको याद रखना आपका मोहम्मद गजनी लूट के गया था। और जब मोहम्मद गजनवी इसको लूट कर जा रहा था, तो वो मोहम्मद गजनवी का 16th अटैक था भारत के ऊपर। लेकिन जब वो जा रहा था तो उसको रास्ते में राजस्थान के जाट लूट लेते हैं, है ना, पढ़ा होगा हमने एंशिएंट मिडाइवल हिस्ट्री में। और जब उसको लूट लेते हैं तो वो 17th अटैक करता है किस पे? राजस्थान के जाटों पे। और उसके बाद मोहम्मद गजनी, गजनी के बाद गोरी, गोरी के बाद ऐबक, और मुसलमानों की एंट्री हो जाती है। तो ये वही सोमनाथ टेम्पल है। तो इन्होंने क्या किया था? उस सोमनाथ टेम्पल का रिनोवेशन करवाया। काशी विश्वनाथ टेम्पल जानते हो ना, ज्ञान व्यापी मस्जिद की जो न्यूज चलती है, काशी विश्वनाथ टेम्पल, इसका इन्होंने रिनोवेशन करवाया वाराणसी में। ठीक है।
त्रंबक, गया, पुष्कर, पुष्कर जानते हो ना, अजमेर में, ठीक है, वृंदावन, नाथ द्वारा, ये भी राजस्थान में, आई थिंक आप जानते होंगे, हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ और बहुत सी सैक्रेड साइट्स के ऊपर इन्होंने मंदिरों का क्या करवाया था, रेनोवेशन करवाया था, तो इस नाम से भी इनको जाना जाता है। तो कुछ फैक्चुअल डाटा एटलीस्ट ये याद रखना जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। कौन कौन से फेमस मंदिर है, तो सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबक, ठीक है, आपका गया, पुष्कर, वृंदावन, नाथ द्वारा, हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब इन्हीं के द्वारा क्या किए गए थे, रिनोवेट किए गए थे। तो आई थिंक आपको समझ आ गए होंगे। चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट, पाकिस्तान इंडिया वार। देखना ये आर्टिकल बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं इसमें कि पाकिस्तान और इंडिया के वॉर को खत्म कैसे कर सकते हो। फाइनली किसी ने इस पे लिखा। अभी तक चल रहा था मार देंगे, काट देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, ये सब चल रहा था, है ना, उधर से ये मिसाइल मार रहे हैं, उधर से मार रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम कैसे रोक सकते हैं, तो हम रोक ही नहीं सकते हैं। पहली बात, उसका सबसे बड़ा रीजन है, देखना मैं इसी की बातें एक्सट्रैक्ट करके बता रहा हूँ ना, तो ध्यान से समझना। 15 अगस्त 1947 को कौन आजाद हुआ था, इंडिया। इंडिया गोट इट्स इंडिपेंडेंट ऑन द 15 अगस्त 1947। लॉर्ड माउंटबेटन हमारे लास्ट वाइसराय थे। पाकिस्तान कहता है कि नहीं नहीं, हम नहीं हुए थे 15 अगस्त को, हम तो 14 अगस्त को हुए थे। उसने एक रात पहले अपने आप को आजाद मान लिया। तो पाकिस्तान में वहाँ बच्चों को सिखाया जाता है, पाकिस्तान में वहाँ लोगों को सिखाया जाता है, वहाँ की क्या बोलते हैं, आवाम को, ना, लोगों को, आवाम को ही सिखाया जाता है कि देखो पहले आज़ाद कौन हुआ था। तो वहाँ के टीचर कहते होंगे कि देखो हम आज़ाद हुए थे 14 अगस्त को। भारत कब हुआ था, बोले भारत 15 को हुआ था। बोला हम पहले हुए कि भारत, बोला हम पहले हुए। तो बोला कौन किससे निकला, बोला भारत हमसे निकला। तो बोला हम भारत से नहीं निकले हैं, भारत हमसे निकला हुआ है, तो हमें भारत चाहिए। समझ गए। इस इंटेंशन के साथ, इस मेंटलिटी के साथ जब वो बच्चे बड़े होकर नागरिक बनते हैं, वहाँ के सिटीजन बनते हैं, तो आप कैसे ये उम्मीद कर सकते हो कि वहाँ के लोग कभी आगे चल के इंडिया के साथ लड़ाई नहीं करेंगे। डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि उनके अंदर ये चीज बचपन से कूट कूट के भर दी गई है। पहला पॉइंट जो इसने डिस्कस किया कि ये पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा पॉइंट समझना, मिलिट्री माइंडसेट। मिलिट्री माइंडसेट क्या है समझना। देखो इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक साथ आजाद हुए थे। ये था इंडिया और ये है आपका पाकिस्तान। तो समझना, इंडिया ने और पाकिस्तान ने, इंडिया में आज तक कभी कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बदला गया। अमेंडमेंट होते बाद की बातें हैं। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अगर है तो भारत का है ना। हमने दुनिया भर की अच्छी अच्छी चीजें उसमें डाल रखी, बेस्ट बना रखा अपना। और इसका रीजन बस ये है कि हमारे को स्टार्टिंग में एक स्टेबल सरकार मिल गई थी पंडित नेहरू की, 16-17 साल तक लगातार। और उसके जो फंडामेंटल सेट हुए ना, उसके अंदर जैसे आपने वो एक वाक्य सुना होगा कि राजेंद्र प्रसाद ने एक बार कहा था, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, किससे, पंडित नेहरू से, कि मैं जा रहा हूं सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन करने। तो पंडित नेहरू ने उससे कहा कि कोई जरूरत नहीं है जाने की, ये हमारा काम नहीं है, हम पॉलिटिशियंस हैं, हमारा काम है देश को आगे ले जाना, देश का डेवलपमेंट करना। उस समय हमारे पास खाने को दाने नहीं थे, हमने अमेरिका से खाना मांगा था। हमने जब खाना मांगा तो उसने वो गेहूं दिया था जो वहाँ सुअर खाते थे, जानवर खाते थे, हमने वो खाया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कर्जा इतना ज्यादा था, तो पंडित नेहरू को लगा यार ये सब नहीं होना चाहिए, हमें एग्रीकल्चर पे ध्यान देना चाहिए। उसने बाखड़ा नांगल डैम बनाया, उसने IITs बनाई, IIMs बनाए, है ना, इसरो, DRDO, दुनिया भर की चीजें बनाई। और उसने कहा कि हमें कभी पॉलिटिक्स नहीं करनी है मंदिर के ऊपर। और उसके बाद आज तक का ये नतीजा है कि भारत में इतने साल बीत गए, हमारे यहाँ पर कभी पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं हुए, कभी हमारे संविधान के ऊपर आंच नहीं आई, कभी लोग आपस में इतना लड़े, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि संविधान बदलना पड़े। लेकिन पाकिस्तान दूसरे तरफ देखो, इन द अदर हैंड, पाकिस्तान के हालात देखो, वहां पे आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर के 5 साल पूरे नहीं हुए हैं। देख लेना जाकर, किसी का असैसिनेशन हो गया, किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया, उसको 5 साल नहीं पूरे करने दिए। क्यों? क्योंकि मिलिट्री ओवरटेक कर लेती है उसको, और वहां मिलिट्री पावरफुल है। यहाँ पर इंडिया में तुम देखोगे कि स्टील इंडस्ट्रीज, गेल, भेल, ठीक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ये जितनी भी सरकारी है, ONGC, सब गवर्नमेंट के पास है। वहां ये सारी की सारी चीजें मिलिट्री के लोगों के पास है, मिलिट्री के पास है। तो वहां पर मिलिट्री ज्यादा पावरफुल है कंपैरिजन में पार्लियामेंट के, सरकार के। तो जब मिलिट्री का मन करता है तख्ता पलट कर देते हैं। और मिलिट्री का काम क्या है, उनको क्या सिखाया गया है
भारत हमारा दुश्मन है, भारत हमसे अलग हुआ है। तो माइंडसेट ऐसा हो चुका है कि आप उसे नहीं बदल सकते हो। तो ये जब तक पॉसिबल नहीं है जब तक वहां का कोई मिलिट्री कमांडेंट अच्छा ना बैठे जो ये बात समझे कि हमें कैसे रहना है। अगर ऐसे ही कमांडर आते रहे तो कभी भारत पाकिस्तान का युद्ध खत्म ही नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि उसका बेस ही वो है। तो एक तरफ हमने अच्छा बेस दिया, हमने अच्छा बेस रखा। हमने पंडित नेहरू ने बाघड़ा नांगल डैम जब बनाया तो कहा कि हमारे मंदिर ये हैं। उन्होंने उसे मॉडर्न टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया का नाम दिया। और उन्होंने कभी भी मंदिर मस्जिद या कभी किसी धर्म के ऊपर कोई पॉलिटिक्स नहीं की। उसके बाद आज हम यहाँ खड़े हैं इस जगह पर कि हम 4th इकोनॉमी पहुंच गए क्योंकि हमारे फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। दूसरी तरफ देखो पाकिस्तान, नेपाल, कितनी बार तो 10 बार तो वहां पर संविधान बदल दिया उन्होंने नेपाल वालों ने। तो हालात बुरे हैं। क्यों बुरे हैं? क्योंकि स्ट्रॉन्ग नहीं है, समझ गए। लेकिन पाकिस्तान मुझे पढ़ना है तो क्या पाकिस्तान कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा क्योंकि वहां लीडर अच्छा चाहिए। लीडर अच्छा आता है उठाकर जेल में पटक देते हैं। तो क्या कौन अच्छा चाहिए? मिलिट्री कमांडर अच्छा चाहिए उन्हें जो उनके बारे में सोचे, समझ गए। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो कभी खत्म नहीं हो सकती है। और क्रिटिकल मिनरल्स पाकिस्तान के पास भी बहुत है, इसीलिए बलूचिस्तान अलग होना चाहता है। और इसी चीज को देखकर तुमने देखा होगा यूएसए ने यूक्रेन से ले लिया ना डील, काफी बार हमने पढ़ा है। तो हो सकता है तुमने देखा होगा कल परसों, कल ही की तो बात है, रशिया ने भी डील कर लिया पाकिस्तान से। कल के द हिंदू में आएगा वो ना। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, वो भी हम देखेंगे। एक टाइम था जब रशिया हमारा मित्र होता था, तो पाकिस्तान से भी डील कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशंस कुछ ना कुछ गड़बड़ाए हैं, वो सब हम डिस्कस कर लेंगे, समझ गए। और पाकिस्तान के साथ हमारा वॉर कैसा है? 2.5 गुना वॉर है, 2.5। देखो एक तरफ एक फ्रंट पे हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, एक फ्रंट पे हम चाइना से लड़ रहे हैं। तो 2 हो गए ना, 2 दुश्मन है पड़ोसी हमारे। एक 0.5 भी है, याद रखना। 0.5 किसे कहते हैं? तो 0.5 कहा जाता है इंडिया में बैठे हुए वो लोग, जब पाकिस्तान और चाइना से लड़ाई होगी तो उधर जाकर बैठ जाएंगे वो लोग, समझ गए। जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना, पूरा अपोजिशन, पूरा भारत सब एक थे, है ना। सब ने कहा जो मोदी जी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, यानी जो सरकार कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद, जीतने के बाद क्या पॉलिटिक्स हो रही है उसकी बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि वो पॉलिटिकल एजेंडाज हैं उनके। लेकिन जब लड़ाई का टाइम था तो हम सब एक थे। लेकिन उस समय भी कुछ ऐसे लोग निकल के आ जाएंगे जो उन देशों का सपोर्ट करते नजर आ जाएंगे, चाहे वो रोहिंग्या जो, चाहे वो इलीगल तरीके से रहने वाले लोग हो, जो भी है। तो हमारी 2.5 फ्रंट पे वॉर चल रही है, समझ गए। तो कैसे ओवरकम हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि वहां पर ये 2 प्रॉब्लम्स है, समझ गए। आई थिंक आपको कुछ बातें समझ में आ गई होंगी। और पाकिस्तान से हम कितनी बार लड़ चुके हैं, ठीक है। हमने रशिया के 400 को बनाया, रशिया का 400 हमने खरीदा। तो वही सब कह रखा है कि देखो अगर हमें अच्छे से रहना है ना, तो व्हाट इज हाउएवर प्रूवन इज दैट द आकाश क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल अलोंगसाइड रशियन 400 एंड द ब्राक, ठीक है, जो हमारा और इजराइल का बना हुआ है, उन्होंने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो अगर हमें पाकिस्तान और चाइना से निपटना है ना, तो हमें हमारे इंडिया में बने हुए प्रोडक्ट ज्यादा डेवलप करने चाहिए। हमारे यहाँ पर रिसर्च डेवलपमेंट ज्यादा होना चाहिए ताकि हमें विदेशों की डिपेंडेंसी खत्म हो जाए, पैसा यहीं रहे, पैसा यहीं इन्वेस्ट हो, इकोनॉमी यहाँ की बूस्ट करे, समझ गए। बस वही 2-4 बातें इसमें डिस्कस की हुई हैं, तो जस्ट इसको रीड जरूर कर लेना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। Don't merely enroll students but equip them with skills. देखो बहुत अच्छा है। As the admission season for the college and universities begins, institutions across India are once again promoting their programs under banners promising knowledge, transformation, and research excellence. This growth in enrollment at the undergraduate, postgraduate, and PhD level suggests a dynamic academic landscape full of the potential. Yet beneath this expansion lies an important challenge. Degrees are proliferating faster than meaningful job opportunity. देखो 3 बातें हैं यहाँ से भी। अब कॉलेज का टाइम शुरू हो गया, सीजन आ गया, एडमिशन हो रहे हैं। हर यूनिवर्सिटी कह रही है कि हम रैंक 1 है। आपने देखा होगा हर इंस्टीट्यूट लिखा के बैठ जाता है इंडियाज बेस्ट, इंडियाज बेस्ट, इंडियाज नंबर 1। तो फिर पीछे कौन है भाई, है ना, ये भी तो बता दो, सभी बेस्ट हो तुम। तो उसमें लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है कि हमसे अच्छा कॉलेज कोई है ही नहीं। तो कहा गया इसमें कि जब आप लोगों को जब चूज करना है तो आप उसको चूज करो जहाँ तुम्हें स्किल सिखाई जाती है, ना तुम्हें सिर्फ डिग्रियां बांटी जाती हैं, है ना। और हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट के होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि लोगों के पास स्किल नहीं है।
वो डिग्री लेकर बैठ गए, इंजीनियर बन गए, ठीक है, जो भी है कर लिया उन्होंने, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने सीखा क्या है कॉलेज में, उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। तो पहला, उनके पास स्किल होनी चाहिए, दूसरा उनकी स्किल का इंप्लीमेंटेशन उन्हें आना चाहिए, ठीक है, तीसरा अगर वो बाहर आते हैं तो उनकी स्किल ऐसी होनी चाहिए जो उन्हें एम्प्लॉय बनाए, एम्प्लॉयबिलिटी होनी चाहिए। शायद कल परसों भी मैंने डिस्कस किया था, वहां भी इसके बारे में एक टॉपिक आ रखा था, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर अगर हमें इन सब चीजों को कम करना है तो कॉलेजेस को ये ध्यान देना चाहिए। कॉलेजेस को मेंटर कौन करता है? तो यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, कब बना था? 1956 में। कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, लेकिन कोई भी किस पे ध्यान नहीं देता? स्किल पे ध्यान नहीं देता है। तो हमें किस पे ध्यान देना चाहिए? स्किल पे ध्यान देना चाहिए, समझ गए? वरना आगे आगे ऐसे ही अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता रहेगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और स्किल का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बड़े जैसे कि बहुत ही बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे हो, बहुत पैसा खर्च कर रहे हो, आप साल के 5 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है तुम कुछ स्किल सीखोगे। समझ में आ रही है? स्किल का मतलब होता है कि कोई अगर पॉलिटेक्निक भी करता है, ठीक है, पॉलिटेक्निक जिसको बोलते हैं, या ITI भी करता है ना, IIT नहीं, ITI भी करता है, और वो मशीन पर चलाना भी सीख जाता है, AC ठीक करना भी सीख जाता है, तो वो भी स्किल है। तो ये बेसिक स्किल भी नहीं है उनके पास। अगर ये भी हो तो इन फील्ड में भी अच्छा वो एम्प्लॉय बन सकता है, अच्छा पैसा कमा सकता है, इकोनॉमी बूस्ट कर सकता है, समझ गए? लेकिन मोस्टली क्या होता है, कॉलेज में बच्चे जाते हैं, एंजॉय करते हैं, खाना पीना खाते हैं, घर आ जाते हैं, डिग्री मिल जाती है, हाथ में आ जाती है डिग्री, स्किल कोई होती नहीं है। तो वो कैसे इंप्रूव हो, उसके ऊपर बातें की गई, ठीक है। एजुकेशन के बारे में आप जानते हो, 0 to 14 ईयर तक के बच्चे की एजुकेशन कंपलसरी है। आर्टिकल 21 की A में लिखी है, 45 में लिखी है, और उसके साथ साथ 51 में फंडामेंटल ड्यूटी में लिखी है। लेकिन बाद के बच्चों की एजुकेशन उन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है, जस्ट रीड कर लेना, इसको रीड करने लायक पैसेज है। और अभी आप लोग एडमिशन लोगे तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है। Rebuilding Jammu and Kashmir, civilians need physical and economic security to recover from the shelling। देखो, जम्मू कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है, देखो समझना हुआ क्या था, है ना, ये इंडिया है, यहाँ पर था जम्मू एंड कश्मीर मैंने कहा, और यहाँ गुजरात में एक था आपका जूनागढ़, ठीक है, जूनागढ़, ठीक है। इस जूनागढ़ का जो राजा था वो था मुसलमान, लेकिन यहाँ पर जो प्रजा थी वो थी हिंदू, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर जो आपका जम्मू कश्मीर में है, यहाँ का जो किंग है, राजा, वो कौन है? हिंदू है, राजा हरि सिंह, आपने सुना होगा। और यहाँ पर जो प्रजा है, लोग हैं, वो कैसे हैं? मुसलमान है। तो सारा बंटवारा हो गया, कह दिया जो जाना चाहता है चला जाए, जो रहना चाहता है रह ले। कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगा, 9th of December 1946 से संविधान बनने लग गया। सबको कह दिया जो जाना चाहता है चला जाए, रहना चाहता है रह ले। लेकिन जब बात इन दोनों पर आई तो कहा गया कि वोटिंग करा लेते हैं। तो पंडित नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना ने कराई वोटिंग। तो बोले पहले जम्मू कश्मीर में करा लेते, तो सॉरी जूनागढ़ में करा लेते हैं। तो जूनागढ़ के लोग तो हिंदू है, बोले हम तो इंडिया में रहेंगे, राजा मुसलमान है, तो इंडिया में ऐड हो गया। अब बात आई कि जम्मू कश्मीर से पूछो, जम्मू कश्मीर से पूछा गया तो उसने कहा कि अब पंडित नेहरू मुकर गए, बोले नहीं वोटिंग नहीं होगी। अब तो राजा की मर्जी, जहां चला जाए। राजा हिंदू है, लेकिन राजा आना नहीं चाहता है, ना भारत में ना पाकिस्तान में। राजा बोला मैं तो नया ही देश बनाऊंगा, इंडिपेंडेंट कंट्री बनाऊंगा। बोले ठीक है। पाकिस्तान ने एक दिन क्या किया, 1948 में अटैक कर दिया। जब अटैक कर दिया तो राजा डरा। जब राजा डरा तो पूरा अपना सामान लेकर दिल्ली पहुंचा, और जल्दी जल्दी में उसने क्या किया, जम्मू कश्मीर किसको दे दिया? इंडियन को, गवर्नमेंट को दे दिया। अब संविधान बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो हमने क्या किया, 1948 में एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल डाल दिया 370, और उससे स्पेशल स्टेटस दे दिया। किसको? स्पेशल स्टेटस दे दिया आपके जम्मू एंड कश्मीर को। और इसमें कह दिया हर चीज स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगी, लेकिन 3 चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें मॉनिटर करेगी। पहला कि वहां का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है ना, बॉर्डर पे कौन रहेगा? तो आर्मी रहेगी। दूसरा, वहां पर जो फॉरेन अफेयर्स होंगे, है ना, दूसरे देशों से जो विदेशी मामले होंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, ना कि स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। तीसरा, वहां पर जो टेलीकम्युनिकेशन होगा ना, दूर संचार, वो सेंट्रल गवर्नमेंट संभालेगी। 3 चीजें ले ली, बाकी स्टेट को दे दी और उसको एड ऑन कर लिया। लेकिन वहां के लोग मुसलमान थे, जाना चाहते थे पाकिस्तान में, ठीक है। वो पाकिस्तान, और वो जो पाकिस्तान वाले मुसलमान थे वो उसको अपने अंदर लेना चाहते थे, उन्होंने अटैक कर दिया। वहीं से लाइन ऑफ सीज फायर बनी। क्या बनी? लाइन ऑफ सीज फायर। बाद में यही लाइन ऑफ सीज फायर, है ना, 1971 वाली लड़ाई के बाद इसी को क्या बना दिया? लाइन ऑफ कंट्रोल बना दिया, शिमला एग्रीमेंट के बाद, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कुछ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कब्जा लिया। लेकिन तब से हमारे यहाँ पर ये दंगे होते आ रहे हैं। हमने आगे चल के 5th of August
2019 को ना 2019 को क्या किया, इस आर्टिकल 370 को भी हटा दिया, ठीक है, इसको कह दिया कि यहाँ पर लागू नहीं है, उसको हमने आज के दिन स्टेट बना दिया, इलेक्शन भी हो गया, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन अभी हो गया पहलगाम अटैक, जब पहलगाम अटैक हो गया तो फिर दोबारा से चिंता हो गई। तो अब अगर वहां के लोगों को बचाना है तो चले जाओ इजराइल के अंदर। इजराइल में क्या कर रखा है लोगों ने, तो अपने अपने घर के नीचे बेसमेंट के नीचे क्या बना रखा है, बंकर, जिसके ऊपर मिसाइल बम इनका अटैक ना हो। तो भारत चाहता है, सरकार चाहती है कि जम्मू कश्मीर के जो लोग बॉर्डर एरियाज पे रहते हैं वो क्या करें, जितना हो सके उसके लिए क्या करें, बंकर बना ले, और उसके लिए सरकार उनको पैसा दे, सरकार उनको फंड दे, ठीक है। तो देखो कई बार कई जगह होता है सरकारी बंकर भी बने होते हैं और लोग भी अपने घर में बना लेते हैं, दोनों होने चाहिए। सरकार भी हर जगह कुछ कुछ बंकर बना के रखे ताकि आते जाते रास्ते में एकदम से मिसाइल आते दिखे तो बंकर में छुप गया, समझ में आ रही है, अलर्ट आ गया, तो वरना हर घर में बंकर होना चाहिए। तो वो बंकर की बात कर रहा और कुछ नहीं है, समझ गए, क्योंकि पूंछ डिस्ट्रिक्ट में हुआ था ना कल परसों, उसको बाद में ये सब बातें निकल के आ रही हैं, ठीक है। तो क्या था जम्मू कश्मीर, थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश की, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, बाकी बंकर की ही बात कर रहा है और कुछ बात नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे इसमें 1500 जो घर थे उनको तोड़फोड़ दिया गया पूंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, है ना, तो बहुत सारे उसमें होते हैं, ठीक है। तो उनसे बचने के लिए बंकर होने चाहिए। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट फ्लैग्स यूट्यूबर्स स्कैंडियस रिमार्क्स अगेंस्ट सीनियर जज, है ना, किसी यूट्यूबर ने सीनियर जज के ऊपर कुछ बोल दिया। अब देखो ये एक ऐसा टॉपिक है ना, जिसका नाम है अजय शुक्ला, है ना, उसने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक सीनियर जज के ऊपर कुछ बोल दिया था, ठीक है। अब हुआ क्या समझना, ये जो न्यूज है ना इस पूरे हफ्ते में 3-4 बार आ चुकी है। आर्टिकल 19 का 1 कहता है फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये मुझे फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है कि मैं जिसके बारे में जो चाहूँ बोल सकता हूँ, जो चाहूँ उसके बारे में कह सकता हूँ, एक्सप्रेस कर सकता हूँ, और इसी के अंदर मेरा प्रेस आता है, ठीक है, यानी कि मीडिया आता है, सोशल मीडिया आता है। पर हमारे पास कितने तरह की फ्रीडम से, कितने तरह की आज़ादी है, 6 तरह की। पहला है फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फिर है फ्रीडम टू असेंबल विदाउट वेपन्स, फिर है फ्रीडम टू मेक यूनियन, फिर है फ्रीडम टू ट्रैवल अक्रॉस द नेशन, और फिर आती है फ्रीडम टू लिव एनीवेयर इन द नेशन, फिर आता है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन एनीवेयर इन द नेशन। तो ये सब मेरी आज़ादी है, लेकिन इन सब की कुछ कंडीशन है, ध्यान रखना। दीज फ्रीडम्स आर नॉट एब्सोल्यूट। आर्टिकल 19 का 2 यही कहता है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, छीनी जा सकती है। कब? अगर तुमने सोवरेनिटी के ऊपर बोला, अगर तुमने इंटीग्रिटी के ऊपर बोला, तुमने एक जज के ऊपर बोला और वो भी इतना भद्दा बोला, तो ये तो गलत बात है ना। तुम देश की सिक्योरिटी के ऊपर बोल रहे हो, तुम एक सीनियर मोस्ट जज के बारे में बोल रहे हो, है ना। आप कभी भी सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के अगेंस्ट नहीं बोल सकते, आप कभी भी फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन स्टेट के ऊपर नहीं बोल सकते। पब्लिक ऑर्डर आपको मेंटेन करना होगा, मोरालिटी मेंटेन करनी होगी, सदाचार बना रहे, आप किसी को गाली गलौज नहीं कर सकते ऐसे ऑफिशियली जाके, ठीक है। वो अलग बात है, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे चलता रहता है, वो सब अलग है, ठीक है, लेकिन आप ऑफिशियली ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप डिफेम नहीं कर सकते किसी को, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये काफी बार आ चुका है, तो आई थिंक आपको पता भी होगा, पहले भी हमने पूरे वीक में कई बार पढ़ा है। इस आर्टिकल को जरूर याद रखना, ये इस वीक का नंबर 1 आर्टिकल रहा है ना, सबसे ज्यादा बार यूज हुआ है, वरना हमेशा क्या होता है आर्टिकल 21 ज्यादा यूज होता है, ठीक है। कोई बात नहीं, इस बार ये जीत गया, याद कर लेना आप, ठीक है। और याद रखना, जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी सब छीन जाते हैं। बस मुझे एक बात बताना कि किस कंडीशन में आर्टिकल 19 भी चलता रहता है अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हो, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी लगने के 3 रीजन होते हैं। एक्सटर्नल एग्रेशन, दूसरा होता है तुम किसी के साथ वॉर में इन्वॉल्व हो जाओ, और तीसरा होता है कौन सा, कि यहाँ पर क्या हो जाए, आर्मड रिवोल्ट हो जाए। तो बताना किस कंडीशन से अगर लगी हो तो दोनों रहेंगे, किससे अगर लगी हो तो तीनों रहते हैं। आर्टिकल 19 भी आपको मिला हुआ होता है, ठीक है। आई थिंक आपने पॉलिटी में पढ़ा है, देखते हैं कौन बताता है। नेक्स्ट, विलेजर्स अप इन आर्म्स अगेंस्ट डैम प्रोजेक्ट इन अरुणाचल प्रदेश। देखो अरुणाचल प्रदेश में एक रिवर है सियांग रिवर, और उस सियांग रिवर के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। और उस हाइड्रो प्रोजेक्ट के अंदर अगर पूरे प्रोजेक्ट की बात की जाए तो 11,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी वहां से बनाने की बात की जा रही है। तो वहां पर एक डैम बनाया जा रहा है, बेसिकली वहां पर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, ठीक है, जिसमें सियांग रिवर के अंदर जो एक जगह प्रोजेक्ट है जिसके अंदर से 400 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बनने वाली है। और सियांग रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो याद रखना किस में मिल जाती है, ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। किसमें, ब्रह्मपुत्रा रिवर में, ये मैं पढ़ा चुका हूं पहले काफी बार, ठीक है। तो हम इसको
थोड़ा सा वन लाइनर में पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। और ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, और ब्रह्मपुत्रा को चाइना में कहते हैं सांगपो रिवर, ठीक है। उसको आपके इंडिया में एंटर करती है तो उसे क्या कहते हैं, दिबांग रिवर। उसके बाद उसको ब्रह्मपुत्रा कह देते हैं आसाम में, और उसके बाद उसको बांग्लादेश में जमुना कह देते हैं। तो इसकी ट्रिब्यूटरी है, इस पे हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसका टोटल कॉस्ट इतना है। वैसे देखा जाए तो भारत में हाईएस्ट डैम कौन सा है, तो याद रखना भारत का हाईएस्ट डैम कौन सा है, तो वो है टिहरी डैम, ठीक है, टिहरी डैम। और टिहरी डैम कहां पर है, तो याद रखना उत्तराखंड में है। और कौन सी नदी के ऊपर है, तो याद रखना भागीरथी नदी के ऊपर। किस पर, भागीरथी रिवर के ऊपर बना हुआ है। इसकी हाइट है 260.5 मीटर, लेकिन इसकी वजह से एक बार अर्थक्वेक आ गया था नेपाल में, मैंने बताया था, तो इस वजह से इसका पानी कम कर दिया गया है। ये 2400 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी बना सकता था, लेकिन अभी इसको कम करके लगभग 1000 मेगावाट ही बना पाता है। तो मैक्सिमम कौन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, तो याद रखना कोयना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो कि कहां पर है, महाराष्ट्र में, ठीक है। कोयना रिवर के ऊपर वो मैक्सिमम बनाता है 1924 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी बनाता है लगभग, ठीक है। तो ये वही प्रोजेक्ट है, लेकिन वहां के जो लोकल लोग हैं, ए सोसाइटी रिप्रेजेंटिंग सेवरल विलेजेस रोड टू द दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज ऑन May 29 वॉइसिंग इट्स स्ट्रॉन्ग एंड रीजनड ऑब्जेक्शन टू द 400 मेगावाट मिहिंडो hydroelectric project proposed on the dry river scheduled to be commissioned in the 2026. This run of the river project was signed to the सतलुज जल विद्युत निगम, ठीक है। तो उसके ऊपर उन्होंने क्या कर दिया है, अपोज कर दिया है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना। और ये सियांग रिवर के बेल्ट पर ही पड़ता है, ठीक है। और ये 400 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, सिंपल याद रखना। और वो जो हाइड्रो प्रोजेक्ट 11,000 मेगावाट का था, वो अपर सियांग रिवर के ऊपर है, ठीक है। और ये उसी रिवर के ऊपर बना हुआ दूसरा प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो सिंपल याद रखना, कई बार ये पूछ लेता है, ठीक है, वन लाइनर में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और आप जानते हो किसी दो स्टेट के बीच में वाटर डिस्प्यूट होता है तो कौन आएगा, आर्टिकल 262, ठीक है, उसमें डिस्प्यूट को रिजोल्व किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। इंडिया विल हैव 1 बिलियन इंटरनेट यूजर्स बाय दिस फिक्सल ईयर। देखो आने वाले इस साल में इंडिया के पास 1 बिलियन इंटरनेट यूजर हो जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, राइट टू यूज इंटरनेट इज योर फंडामेंटल राइट। और ये आर्टिकल 19 में भी आता है, क्योंकि फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19 का फर्स्ट का ए, ठीक है, जिसमें फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो पहले लोग कैसे बोलते थे, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल लिखते थे, लेकिन अब आर्टिकल पढ़ते हैं लोग, ठीक है, लेकिन लिखते किस पे हैं, सोशल मीडिया पे लिखते हैं, समझ गए। तो सोशल मीडिया नेट के बिना चलता नहीं है। तो आर्टिकल 19 के 1 को अगर मुझे जिंदा रखना है तो नेट तो मुझे रखना चाहिए। तो आर्टिकल 19 के 1 के ए में भी आता है, राइट टू यूज इंटरनेट इज योर फंडामेंटल, याद रखना। और आर्टिकल नंबर 21 में भी आता है, क्योंकि आर्टिकल 21 का ए क्या कहता है, राइट टू लिव, लेकिन इसमें क्या जोड़ दिया हमने, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जोड़ दी, किसकी, बच्चों की जो 6 to 14 ईयर तक के बच्चे हैं। तो ये उसमें भी आता है, क्योंकि कोरोना में जूम पे शिफ्ट हो गई थी क्लासें, और ये बच्चे का राइट है कि उसको एजुकेशन मिले। एजुकेशन डिजिटल हो चुकी है, तो आप लोग इंटरनेट तो चलाओगे। तो आर्टिकल 21 में भी है, आर्टिकल 19 में भी। पहला क्वेश्चन ये ध्यान रखना। अब बात आती है कि भारत में 1 बिलियन इंटरनेट यूजर हो जाएंगे, तो हम उसे कैसे रिकवर करेंगे, कैसे उसको संभालेंगे। तो समझना, हमारे यहाँ पर 2-3 ही कंपनी है ना, जियो, एयरटेल, और एक आपकी कौन सी है, वोडाफोन आइडिया, बस ये 2-3 हैं, बाकी सब भारत से गायब हो चुकी है। एक है बीएसएनएल, और बीएसएनएल के बहुत बुरे हालात हैं, ये सरकारी है, लेकिन सरकारी पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो हमें क्या करना चाहिए, बीएसएनएल को रिवाइव करना चाहिए, क्योंकि कल को अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात आ गई और मान लो किसी प्राइवेट जो मोनोपोली करके बैठे, इन्होंने कह दिया हम इंटरनेट नहीं एक्सेस कर पाएंगे, कुछ भी कह दिया, तो सरकार के लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इनकी मनमानी को पूरा करने के लिए सरकार इनके आगे झुक सकती है। तो हमें एक सरकारी एजेंडा या सरकारी इंस्टीट्यूट भी रखना चाहिए, सब कुछ प्राइवेट नहीं करना चाहिए। समझ में आ रही है। लेकिन सरकार प्राइवेट क्यों करती है, क्योंकि पैसा कमाती है। जैसे एयर इंडिया प्राइवेट कर दिया, कभी कुछ कर दिया, लेकिन ठीक है पैसा कमाओ, लेकिन कुछ तो अपने पास रखो ना, ताकि कभी मुसीबत के टाइम पर ये चीजें काम आए। वरना प्राइवेट लोगों का काम तो पैसा कमाना है, बिजनेसमैन के लिए कुछ मैटर नहीं करता है, उसके लिए पैसा मैटर करता है। पैसा आ रहा है तो ठीक है, वरना वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। समझ में आ रही है। तो वो सब इसमें डिस्कस किया है। तो बताया गया कि अगर 1 बिलियन यूजर हो जाएंगे तो कैसे उसको संभालोगे।
करोगे तो हमारे यहाँ पर एक प्रोजेक्ट चला था, याद रखना, जिसका नाम था भारत नेट, और भारत नेट चलाया गया था 2011 में, ठीक है। उसका बाद में रीनेम हो गया था भारत नेट, पहले इसका नाम था नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क NOFN, और इसका 2015 में नाम बदल के अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इसका नाम हो गया था भारत नेट। इसका काम है भारत की हर ग्राम पंचायत में हाई स्पीड इंटरनेट को पहुंचाना। इसके फेज 1 में लगभग 1 लाख GPS यूज लगाए गए थे, फेज 2 में इसको 1.5 लाख GPS लगाए गए थे ऑप्टिकल फाइबर लगा के, फेज 3 में अभी चल रहा है जिसके अंदर इसमें 5G टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा, ठीक है। और भारत नेट प्रोग्राम है वो किसके लिए है, तो हर इंसान को इंटरनेट पहुंचाना, क्योंकि इंटरनेट इज योर फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21, ठीक है। अब तुमने सुना होगा स्टारलिंक भी आ रही है ना। अब स्टारलिंक आ रही है बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्टारलिंक के साथ बहुत सारे चैलेंज है। उससे कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि वो किसके थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड कराता है, सैटेलाइट के थ्रू, है ना, एलोन मस्क की कंपनी है। लेकिन सैटेलाइट के थ्रू कराता है, ठीक है, हर जगह एक्सेस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी 5G गाँव में नहीं चलता, 4G चलता है, कुछ गाँव तो ऐसे वहाँ 3G चलता है ना, 4G भी नहीं चलता ढंग से, तो वहां पर सैटेलाइट से कनेक्टिविटी पहुंच जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है, उसमें प्रॉब्लम ये है, पैसा बहुत है, कॉस्टिंग बहुत है। जहां मुझे जियो का 349 के रिचार्ज में अनलिमिटेड एक्सेस मिल रहा है, किसका, 5G का, वहां पर साल भर के मेरे 3-4 हज़ार रुपए लगेंगे, 4 हज़ार रुपए। लेकिन अगर मैं स्टारलिंक ले लेता हूं तो उसमें कम से कम 1-1.5 लाख रुपए लगेगा, तो अफोर्डेबल नहीं है। तो बस अफोर्डेबल एक्सेसिबल इंटरनेट पहुंचे, इसलिए तो भारत नेट आया था, समझ गए। तो थोड़ा सा इसको जस्ट पढ़ लेना, क्या है भारत नेट, ठीक है। चलते नेक्स्ट। सेंटर आस्क स्टेट्स टू रेज एनरोलमेंट इन द गवर्नमेंट स्कूल। देखो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे नहीं पहुंच रहे हैं, तो सरकार ने कहा कि भाई बच्चे लाओ, क्यों नहीं आ रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी स्कीम चलती है, मिड डे मील चलती है, PM पोषण जिसका नाम हो गया ना, 1995 में आई थी, 2018 में नाम बदल दिया, तो लाओ बच्चों को। बच्चा क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि बच्चा पढ़ेगा नहीं तो देश बढ़ेगा नहीं। और 0 to 6 ईयर के बच्चे की एजुकेशन कहाँ पर है, TPSP में 6 to 14 ईयर तक के बच्चे की एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, उसको पढ़ाओ। लेकिन सरकार घर घर नहीं जा सकती है, तो किसकी जिम्मेदारी है, तुम्हें घर से स्कूल लेकर आए, पेरेंट्स की ड्यूटी। हमने पढ़ा था 2-3 दिन पहले ही, है ना, आर्टिकल 51 का A, फंडामेंटल ड्यूटीज, 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो हमने 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में जोड़ी थी, कि इट इज द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स कि वो बच्चों को स्कूल तक लेकर आए, ठीक है। तो वही सब आर्टिकल डिस्कस किया हुआ है, इसके पहले की बातें मैं पढ़ा चुका हूं, तो हम थोड़ा सा आगे स्किप कर जाते हैं। गवर्नमेंट मीट्स फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स ऑफ 4.8%। देखो होता क्या है, सिंपल सा याद रखना, बजट आपने पढ़ा हुआ आई थिंक, है ना, फरवरी में जो आया था, तो आपको समझ आ जाएगा। एक होता है इनकम, एक होता है एक्सपेंडिचर। अब सोचो मेरी इनकम है 1000 रुपए, मैं खर्च कर देता हूँ 1200 रुपए, तो मेरे को 200 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ गए ना, तो ये मेरा क्या है, डेफिसिट। मान लो मेरी सैलरी है 10,000 रुपए, कर देता हूँ 12,000 रुपए खर्च, तो 2,000 रुपए मेरा क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो क्या, कैसे नुकसान हो गया, मैं मोबाइल लेने गया था 10,000 का, पसंद आ गया वीवो का 12,000 का, तो सोचो मैंने 2,000 एक्स्ट्रा खर्च किए, तो कहीं से उधार लिए होंगे, तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा खर्च हुआ, जो घाटा हुआ, इसे हम क्या कहते हैं, डेफिसिट कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। और इसी को कई बार उधार भी कह दिया जाता है कि मैंने किसी से उधार लिया है, समझ गए, क्योंकि बिना उधार के तो मैं खर्चा कर ही नहीं पाऊंगा। तो सरकार के पास, देखो सरकार के पास इनकम के बहुत सोर्स हैं, है ना, बजट पढ़ा है तो आपको पता होगा। जैसे ये सरकार के पास इनकम टैक्स, है ना, पैसा कमाती है, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, GST, दुनिया भर के तरीके हैं। सरकार खर्च कहाँ करती है, उसका एक्सपेंडिचर कहाँ होता है, तो सरकार का एक्सपेंडिचर होता है बेसिकली, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट स्कीम्स में लगा दिया, ठीक है, बहुत सारी, जैसे डिफेंस पे लगा दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे लगा दिया, ठीक है, इन सब के ऊपर सरकार खर्च भी करती है। तो इस बार का हमारा बजट कितने का है, तो याद रखना 50.66 लाख करोड़ रुपए का इस बार का हमारा बजट है, ठीक है, 2025-26 का। और इसमें हमारा डेफिसिट कितना है, 4.8%। जब ये स्टार्ट हुआ था, जब ये बजट आया था, तो उस समय अनुमान था 4.4% का, बट अब ये हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कंफर्म कर दिया है कि इस बार हमारा लगभग जो घाटा है वो कितना होने वाला है, 4.8% होने वाला है। तो उस डेटा को थोड़ा सा बदल लेना, जो आपने फरवरी के हैंडआउट में पढ़ा होगा, वहां 4.4 लिखा है, उसको आप 4.8 कर सकते हो, क्योंकि अब 4.8% घाटा होगा, समझ गए। मतलब कितना साल भर कमाएगी सरकार, कितना साल भर सरकार खर्च करेगी, वो है इनकम, वो है एक्सपेंडिचर। और इनकम और एक्सपेंडिचर भी 2 तरह के होते हैं, ध्यान रखना। आई थिंक ये क्लास में हो चुका है, बजट काफी टाइम पुरानी बात है, लेकिन फिर भी मैं हल्का सा समझा देता हूं कि 2 तरह की चीजें होती है, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू का मतलब होता है जहां से पैसा आता है
और पैसा जाता है, उससे सरकार के पास एसेट नहीं बनते हैं, है ना, प्रॉपर्टी नहीं बनती है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है कि सरकार ने पैसा खर्च किया लेकिन कोई प्रॉपर्टी बनी सरकार के पास। सरकार ने जैसे मान लो रोड बना दिए, ब्रिज बना दिए, तो काम आएंगे आगे तक, प्रॉपर्टी बन गई है, पैसा खर्च हुआ है तो टोल टैक्स के रूप में आता भी रहेगा, समझ गए। जैसे जमीन खरीद ली, मशीन खरीद ली सरकार ने, शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, वो सब क्या है, उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि एसेट बना दिए। और आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जहां पर उसको जैसे सैलरी दे दी, पेंशन दे दी, पैसा जा रहा है, पैसा आ रहा है, तो रेवेन्यू इनकम भी होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होता है, समझ गए क्या। तो यहाँ पर जैसे पेमेंट, सैलरी, पेंशन, ठीक है, सब्सिडीज देती है, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 80 करोड़ लोगों को फ्री खाना देंगे, तो ये सब स्कीम इसी तो है। तो इसमें इसको हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, और उसको हम कहते हैं कैपिटल, यानी कुछ कैपिटल मेरे पास जनरेट हो रही है, समझ गए। तो ऐसे डिवाइड भी किया हुआ है किसको, हमने अपना बजट को, ठीक है। तो सिंपल याद रखना, बजट में इस बार का डेफिसिट कितना है, 4.8%। बजट हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले 1860 में जेम्स विल्सन लेकर आया था रिवोल्ट के बाद। भारत में सबसे पहले इंडिपेंडेंट इंडिया का कौन लेकर आया था, एस सनमुख सेठी 1947। और रिपब्लिक इंडिया का कौन लेकर आया था, जॉन मिथाई 1950। इस बार कौन लेकर आया, निर्मला सीतारमन। सबसे ज्यादा कौन लेकर आया आज तक, मोरारजी देसाई 10 बार, लेकिन निर्मला सीतारमन ने इस बार 8वीं बार पेश किया, तो अगली बार 2 बार करने के बाद वो उसको भी पार कर जाएंगी। वो कुछ बेसिक बातें मैं लिखवा चुका हूं, ठीक है। चलो मुझे बताना अगर तुमने पढ़ा है कि किसने सबसे लॉन्गेस्ट स्पीच दी है बजट में, और किसने मैक्सिमम वर्ड्स यूज किए हैं अपने स्पीच में, बजट की स्पीच में। कौन कौन से फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो दोनों, तो देखते हैं कौन कौन बताता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। जैसे कंपोनेंट्स ऑफ बजट लिख रखा है, बजट रिसिप्ट्स, बजट एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, है ना, कहाँ से कैपिटल से पैसा आ रहा है, कहाँ कैपिटल का पैसा जा रहा है, कहाँ रेवेन्यू से पैसा आ रहा है, कहाँ रेवेन्यू का पैसा जा रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर पूछ सकते हैं, मिल सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं फिर कभी से दोबारा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।